पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा जर्मन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट ऑपरेशन के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एनजीटी के चेयरमैन माननीय न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल जी, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, एनजीटी के माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री एसके सिंह जी, प्रदेश सरकार में वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्य मंत्री श्री अनिल शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री जेपीएस राठौर जी, माननीय एम्बेसडर ताइवान श्री भौशन गायर जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री मनोज सिंह जी, मोहम्मद एल खबात प्रोग्राम डायरेक्टर जर्मन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन GIZ, श्री कपिल कौल नेशनल प्रेसिडेंट इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और आज के इस 2 दिवसीय क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित इस फील्ड से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण, उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस आयोजन में एनजीटी के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल जी की उपस्थिति और आप सबकी उपस्थिति प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह आयोजन हो रहा है और आप सबकी उपस्थिति इस आयोजन के साथ जुड़ रही है। मैं इसके लिए आप सबका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी औरों से कुछ ज्यादा है और अपनी उस जिम्मेदारी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में निर्वहन करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। मेरा ये मानना है कि अगर हम प्रकृति के संरक्षण के लिए कुछ भी प्रयास करते हैं तो उसके बदले में हमें कई गुना संरक्षण प्राप्त होता है। प्रकृतो रक्षति रक्षिता, यानी अगर हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, तो बदले में वो प्रकृति हमारी रक्षा और हमारा संरक्षण का कई गुना उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है। हमने वैसे ही इस धरती को माता नहीं माना,
उसके अंदर उस प्रकार के गुण हैं, उस प्रकार का संरक्षण है, उसके द्वारा हमें दिया जाता है, उस प्रकार का वातावरण उसके द्वारा हमें उपलब्ध कराया जाता है। और उन सब गुणों के नाते ही मातृत्वता का वह गुण हम उसको मां के रूप में संबोधन करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और इसलिए हमने अपनी इस धरती को माता के रूप में मान्यता देकर के उसके संरक्षण के लिए भारतीय परंपरा ने, भारतीय संस्कृति ने सदैव अपने शांति पाठ में, हमारे यहाँ कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता तो उसमें शांति पाठ होता, तो उसमें शांति पाठ में उस यजमान से उम्मीद की जाती है कि वह इस प्रकृति की रक्षा करेगा, जल के संरक्षण के लिए कार्य करेगा, हर जीव जंतु के संरक्षण के लिए कार्य करेगा, अंतरिक्ष के भी संरक्षण का कार्य करेगा, केवल धरती माता के नहीं पूरे ब्रह्मांड के संरक्षण का कार्य करेगा। शांति पाठ इस बात के लिए हर एक व्यक्ति को प्रेरित करता है। यानी हर भारतीय नागरिक सदैव से प्रकृति और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के संरक्षण के प्रति कितना संवेदनशील रहा है, यह हमारे किसी भी आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन में होने वाले शांति पाठ से हम अनुभव कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारा उपनिषद भी इस बात को हमें निरंतर प्रेरित करता है, जो हमें कहता है ईशावास्य मितः सर्वम यत्किंच जगताम जगत। यानी वो हमें एक बात के लिए प्रेरित करता है कि जो कुछ भी सृष्टि में है हम उसका उतना ही उपभोग करें जो हमारी आवश्यकता के लिए अनुकूल हो। कहते भी है ना कि व्यक्ति को खाने के लिए जीना चाहिए, यानी जीने के लिए खाना चाहिए, न कि खाने के लिए जीना चाहिए। दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। कुछ लोग केवल खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, दोनों में अंतर है। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि संतुलन अगर बिगड़ेगा तो न केवल मानवीय सृष्टि के लिए बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि के लिए वह एक खतरनाक स्थिति होगी। और देश को भी और दुनिया को भी इसके बारे में बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में प्रदेश ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। मुझे याद है जब हम लोग 2017 में हमारी सरकार बनी थी, एनजीटी लगातार चिल्लाती रहती थी कि प्रदेश में कदम उठाओ, प्रदेश में फलाने कदम उठाओ, कुछ नहीं होता था। हमने सबसे पहला काम किया था यहाँ पे अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए। ये जितने अवैध बूचड़खाने प्रदेश के अंदर चल रहे थे, हम लोगों ने उसको बहुत सख्ती के साथ रोका। प्रारंभिक थोड़ी अड़चन आई, बाद में हमने कहा कि भाई देखो, ये जो बीमारी इससे पैदा होती है, आपकी आय का नहीं, आपको व्यय का ये माध्यम ज्यादा बनता है। ये बीमारी का खर्चा आपका बच जाएगा। एनजीटी के आदेश का पालन करिए। हमें न्यायपालिका और न्यायाधिकरण के इस प्रकार के आदेशों को पालन करवाना चाहिए, उसको स्वयं भी मानना चाहिए और मनवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और आप देखेंगे देखते ही देखते पूरे प्रदेश के अंदर स्वतः ही अलग अलग तबके के लोग आकर के हमें बताने लगे कि फलानी जगह चल रहा है, इसको रोकना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे मोहल्ले में इस प्रकार का अवैध कार्य संचालित हो। और स्वतः स्फूर्त भाव के साथ ये सब बंद होते हुए गए। स्वच्छ भारत मिशन ये कितना बड़ा अभियान था। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 10 करोड़ लोगों के लिए व्यक्तिगत शौचालय बन जाना, 10 करोड़ परिवारों को इसके साथ जोड़ दिया जाना। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2017 के बाद 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को एक एक व्यक्तिगत शौचालय दिया। और व्यक्तिगत शौचालय के बाद अब हम लोग हर ग्राम पंचायत में, यानी हमारे पास लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें, हर एक ग्राम पंचायत में एक एक सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे उस गांव में कहीं गंदगी न हो। लेकिन साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर एनजीटी का सदैव
इसके बारे में वह अपना आदेश पारित करती है। और मैं इस बात को हमेशा मेरा भी मानना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आधुनिक तरीकों के साथ साथ हमें पुरातन व्यवस्थाओं पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। पहले हर गांव में आप देखते रहे होंगे खाद का एक गड्ढा होता था। गांव से दूर गांव का जितना कूड़ा इकट्ठा होता था वो सबको वहां फेंक दिया जाता था। वह बाद में पूरे साल भर वहीं पे सड़ करके एक जगह गांव से दूरी, आबादी से दूरी रहती थी, वह एक कंपोस्ट बन जाता था और बाद में गांव के लोग उसको खेतों में उपयोग कर लेते थे। कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, वह कंपोस्ट ही गांव की खेती बाड़ी के लिए पर्याप्त होता था। धीरे धीरे करके उस पर कब्जा होता गया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने आज प्रदेश के अंदर अपने सभी राजस्व गांवों के लिए अनिवार्य किया है कि वह अपने ग्राम पंचायत में खाद का गड्ढा गांव की आबादी से दूर जरूर बनाने का कार्य करेंगे और इस कार्य को प्रदेश ने पूरी मजबूती से लागू किया। प्रदेश के अंदर जल संरक्षण के लिए, यद्यपि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा से संरक्षित प्रदेश है, परमात्मा की असीम कृपा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में यह असीम कृपा हमारे पास पर्याप्त, हमारे पास जो भूमि है यह दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है और हमारे पास जल संसाधन भी दुनिया में सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के अंदर है। लेकिन उस सब के बावजूद मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे, हमारे प्रदेश के अंदर 823 विकास खंड थे। 823 विकास खंड में 256 ऐसे थे जो डार्क जोन में आ गए थे। डार्क जोन से उन्हें उभारना, इसके लिए जल संरक्षण का एक विशेष अभियान चलाया गया और उसी क्रम में हम लोगों ने प्लास्टिक को बैन किया था। देश के अंदर प्लास्टिक को बैन करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य था और हम लोगों ने मजबूती के साथ इसको प्रदेश के अंदर लागू ही नहीं किया बल्कि उसका विकल्प भी दिया। हमने प्रदेश के अंदर माटी कला बोर्ड का गठन किया और माटी कला बोर्ड में कुम्हारी कला को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने उनसे कहा, मैंने उनकी बैठक स्वयं ली थी, मैंने उनसे पूछा आपकी समस्या क्या है। उन्होंने कहा हमें मिट्टी नहीं मिल पाती। हमने कहा हम आपको तकनीक से भी जोड़ेंगे, मिट्टी फ्री में दिला देंगे। क्या आप मिट्टी के बर्तनों का दाम प्लास्टिक के या थर्माकोल से बनने वाले जो बर्तन हैं उनसे कम कर पाएंगे? उन्होंने कहा जरूर करेंगे। और देखते ही देखते आपने देखा होगा हमने अप्रैल से जून तक लगभग 2.5 महीने का समय दिया कि हर कुम्हार अपने गांव के तालाब की मिट्टी को फ्री में लेके जाएगा। उसमें कोई बंदिश नहीं होगी, कोई इकट्ठा भी कर सकता है। हमने उसको मैनुअल चाक की जगह सोलर चाक उपलब्ध करवाए, इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराए, उसकी लागत कम हुई। प्लास्टिक और थर्माकोल का उसने एक विकल्प दिया और हमें तालाब जल संरक्षण के लिए तैयार होकर के मिल गए फ्री में। यानी हमारा काम भी फ्री, उसका काम भी फ्री, उपभोक्ता का काम भी लागत से कम दाम पर उसको थर्माकोल और प्लास्टिक के ग्लास, कप, प्लेट, इन सब का विकल्प मिल गया। बड़े पैमाने पर इस कार्य को प्रदेश के अंदर फैलाने का कार्य हुआ और उस कार्यक्रम का बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। प्रदेश के अंदर हर वर्ष 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव का कार्यक्रम होता है। वन महोत्सव के कार्यक्रम में हम लोगों ने पहले वर्ष 5.5 करोड़ वृक्षारोपण किए। वन विभाग था, सभी संबंधित विभाग उसमें काम किए, सभी ने मिलकर के जब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो उसके परिणाम मुझे लगा लोगों में बड़ा उत्साह है। पहले वर्ष 5.5 करोड़ वृक्षारोपण के लिए हम लोगों को यूकेलिप्टस और पॉपुलर पर भी निर्भर होना पड़ा, लेकिन मैं देखता था कि लोगों की मांग क्या है। वे कहते थे हमें परंपरागत वृक्ष चाहिए।
तो हम लोगों ने अपनी नर्सरी तैयार करवानी शुरू की। राज्य सरकार ने अपनी नर्सरियों में, या फिर अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट नर्सरी लगाता तो उससे हम कहते थे पीपल का लगाइए, पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, और इसी प्रकार से जो देसी आम हुआ करते थे, जामुन है, अर्जुन है, अन्य औषधीय वृक्षों को, आंवला है, सहजन। हम लोगों ने कहा प्रदेश के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में हम आवास बनाएंगे, हर एक आवास में 2-2 सहजन के पेड़ लगाएंगे। आप आश्चर्य करेंगे, सहजन सब्जी भी देता है और साथ साथ विटामिन की और प्रोटीन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति उस परिवार के लिए कर सकता है। हर कुपोषित परिवार को हम लोगों ने अनिवार्य रूप से कहा कि आपके घर में पेड़ लगना चाहिए, और 3 वर्ष के अंदर पेड़ इस लायक हो जाता है कि वह फली देने लगे और घर की सब्जी की भी पूर्ति कर लेता है, विटामिन और प्रोटीन की कमी को भी वह दूर कर लेता है। व्यापक पैमाने पर 43 लाख परिवारों को हम लोगों ने अब तक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं, और उन सभी 43 लाख परिवारों में एक सहजन का पेड़ भी लगाने का कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को चलाया गया, और 5 बार 2017, 18, 19, 20 और 21 5 बार में हम लोगों ने जब क्रमिक दर बढ़ते गए, पहले वर्ष 5.5 करोड़, अगले वर्ष 11 करोड़, फिर तीसरे वर्ष 22 करोड़, चौथे वर्ष 25 करोड़ से अधिक, और विगत इस वर्ष हम लोगों ने 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया है प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक। यानी 5 वर्ष में 100 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने भी व्यवस्था की कि 100 वर्ष पुराने जितने भी पेड़ होंगे और किसी भी चीज के होंगे, पाकड़ है, पीपल है, बरगद है, आम है, या किसी भी अन्य उसके हैं, उन सबको संरक्षित वृक्ष घोषित करते हुए उन्हें हर हाल में सुरक्षित रखना है और उनके संरक्षण का दायित्व भी निभाना है। और प्रदेश के अंदर आपने भी देखा होगा कॉफी टेबल बुक का यहाँ पे अभी विमोचन हुआ है, ये उन्हीं वृक्षों से संबंधित है जो प्रदेश के अंदर हेरिटेज वृक्ष है। प्रदेश के अंदर एक वृक्ष तो ऐसा जो 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है, अभी बाराबंकी में है, बाराबंकी में वो वृक्ष आज भी मौजूद है। प्रदेश के अंदर इस प्रकार के तमाम ऐसे वो जुड़े हुए हैं। मुझे दुधवा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। हमारे इको टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है और मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था 2 वर्ष पहले। एक वर्ल्ड फेस्टिवल वहां पर पर्यावरण और वन विभाग ने किया था और वहां पर मुझे तब जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं अंदर चल गया था जंगल के बीच में, और जंगल के बीच में मैंने इस बात को देखा कि मैं जिस समय गया था उस समय जून का महीना था, बाहर भीषण लू चल रही थी, गर्मी थी, लेकिन बाहर की गर्मी और जब मैं अंदर गया था, अगर मैं लखनऊ से इसका तुलना करूं तो लगभग 7 से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर का अंतर था वहां के, यानी उस दुधवा के जंगल के बीच में और लखनऊ के टेम्परेचर में, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के टेम्परेचर में और दुधवा के टेम्परेचर में भी 4 से 5 डिग्री का अंतर था। यानी ये दिखाता है कि जो यूनाइटेड नेशन ने एक चेतावनी दी है हम सबको कि अगर क्लाइमेट चेंज इसी प्रकार से होता रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी हम सब के लिए है, तो वह कितना खतरनाक हो सकता है। न केवल तमाम शहर डूब जाएंगे, मानवीय सृष्टि के लिए वो खतरनाक होगा, बल्कि अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण भी होगा। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने है, आपने देखा होगा, कुछ भी हो भारत के अंदर तब भी इस मामले में आम नागरिक में एक जागरूकता है, सरकारें भी संवेदनशील है, और जहां पे थोड़ी लापरवाही होती है तो एनजीटी या फिर माननीय न्यायालय भी इसके प्रति निरंतर चेतावनी भी देता है, उस प्रकार की गाइडलाइन भी जारी करता है और उस प्रकार के उनके द्वारा निर्देश भी जारी होते हैं। तब भी काफी हद तक
उसको नियंत्रित करने में जो अभी बताया गया कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी है, उसके साथ ही जो पॉल्यूशन का रेट है दुनिया में, भारत भले ही आबादी में दुनिया के अंदर नंबर 2 स्थान पर रखता है, लेकिन पॉल्यूशन फैलाने में हम आज भी बहुत पीछे हैं। भारत से आगे दुनिया के तमाम देश हैं, उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि जब प्रकृति के नजदीक व्यक्ति ज्यादा रहता है, और मैंने बहुत नजदीक से पिछले 1.5 वर्षों के अंदर महसूस किया है, प्रकृति के नजदीक जो जितना रहेगा वह उतना ही उसकी इम्यूनिटी पावर भी उतनी मजबूत होगी। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं भारत की आबादी अमेरिका की आबादी से 4 गुना है। 135 करोड़ की आबादी हमारे देश में रहती है और अमेरिका के अंदर केवल 35 करोड़ की आबादी है। अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना ज्यादा है, अच्छा है। लेकिन कोरोना से होने वाली मौत अमेरिका के अंदर भारत से 1.5 गुना से ज्यादा है। ये क्या साबित करता है? कहीं ना कहीं प्रकृति के संग हमारे सामने समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण महाअभियान को जो लिया है, इसी क्रम में लिया है। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश 100 करोड़ वृक्षों को लगाने के लक्ष्य को तो पूरा किया है 5 वर्ष में, लेकिन साथ साथ आज के दिन पे हमारे पास ये क्षमता है कि हम लोग 100 करोड़ वृक्ष एक वर्ष में लगा सकते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर नर्सरी हमारे पास तैयार है। और इसमें एक और चीज है, इसमें यूकेलिप्टस भी नहीं है, इसमें पॉपुलर भी नहीं है। इसमें आपको पीपल मिलेगा, बरगद मिलेगा, पाकड़ मिलेगा, आम, देसी आम मिलेंगे, जामुन मिलेगा और औषधीय वृक्ष मिलेंगे, फलदार वृक्ष मिलेंगे, छायादार वृक्ष मिलेंगे। व्यापक पैमाने पर नर्सरी तैयार की जा रही है और हम उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अपन आच्छादन बढ़ा है, सरकार निरंतर उसके प्रति जागरूक है। हम लोगों ने विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक गंगा यात्रा भी निकाली थी। नमामि गंगे परियोजना ने गंगा की अविरलता और निर्मलता को बढ़ाया है। आप याद करेंगे, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा जी की अविरलता और निर्मलता में सबसे क्रिटिकल पॉइंट था कानपुर। कानपुर में एक जगह तो प्रतिदिन 24 करोड़ लीटर सीवर गंगा जी में उड़ेला जाता था। और विगत वर्ष प्रधानमंत्री जी आए थे, एक भी बूंद सीवर वहां पे नहीं गिर रहा था। हम लोग गए थे, सेल्फी पॉइंट हो गया, तो जहां कभी सीवर गिरता था आज वो सेल्फी पॉइंट बन चुका है। कानपुर में गंगा जी में एक भी जलीय जीव नहीं थे 2017 के पहले। आज आप जाइए, वहां पे आपको सभी जलीय जीव मिल जाएंगे। और तो और गंगा जी की पहचान थी गांगे डॉल्फिन से, आज गंगा जी में आपको डॉल्फिन फिर से देखने को मिल जाएंगे। और यही नहीं, मैं वाराणसी में गया था, एनडीआरएफ की टीम वहां काम करती है, खासतौर पर नेशनल डिजास्टर के लिए वक्त बेवक्त वे लोग अपने को तैयार रखते हैं, उनकी प्रैक्टिस निरंतर चलती है। वाराणसी में जलस्तर बढ़ने के कारण मैं वहां गया था। उनके स्टीमर में बैठ करके मैं गंगा जी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो एनजीटी के डीआईजी मेरे साथ में थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप लोग कब से? उसने कहा मैं 3 साल से। मैंने कहा मुझे बताओ कि क्या आपको 3 साल से आप वाराणसी में हैं, प्रदेश में हैं, नमामि गंगे परियोजना के लागू होने के बाद गंगा की निर्मलता में कोई परिवर्तन देखने को मिला? वो चुप रहे। उन्होंने कहा किस प्रकार का? मैंने कहा नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको कुछ नई चीज देखने को मिली इसमें?
उसने कहा हाँ। मैंने कहा क्या? उसने कहा साहब आप थोड़ा अक्टूबर नवंबर तक आएंगे तो उस समय आपको मैं गंगा में एक तो डॉल्फिन दिखा दूंगा। पहले, आज से पहले डॉल्फिन गंगा जी में नहीं दिख रही थी। दूसरा, उसने मुझे एक और बात कही। उसने कहा देखिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हमारे जवान आते हैं, बदलते रहते हैं, इनकी प्रैक्टिस होती रहती है गंगा जी में। और प्रैक्टिस करने के लिए जब वे गंगा जी में गोता लगाते थे तो चौथे पांचवें दिन उन सब की बॉडी में लाल लाल चकत्ते निकल जाते थे, पूरी उनकी त्वचा की बीमारी निकल जाती थी और सब बहुत परेशान होते थे। लेकिन आज हम गंगा जी में कई बार स्नान कर लेते हैं, आज कोई चकत्ता नहीं निकलता। गंगा में निर्मलता, गंगा जल निर्मल हुआ है, स्नान करने लायक है। और ये गंगा नमामि गंगे परियोजना के परिणाम स्वरूप ये चीजें हम सबको देखने को मिल रही है। यानी वे उदाहरण है जहां पे व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर हमें उन बातों को बता रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने जब कानपुर के एसटीपी के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद हम लोगों ने वहां पे, जहां पे गंगा जी में सर्वाधिक सीवर गिरता था, उसको सेल्फी पॉइंट में बदलने के बाद जब हम लोगों ने इस पर कार्य आगे बढ़ाना प्रारंभ किया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या ये हो सकता है कि गंगा जी उत्तर प्रदेश में जहां से आती है सभी राज्य अपने यहां यात्रा निकाल करके आसपास के लोगों को इसके प्रति जागरूक करें? हमने कहा अवश्य हो सकता है। हम लोगों ने फरवरी 2020 में 2 यात्राएं निकाली थी, एक बलिया से कानपुर तक और एक बिजनौर से कानपुर तक। गंगा जी के दोनों तटवर्तों को छूती हुई, कभी थल मार्ग से कभी जल मार्ग से, इस यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग आए थे। इसका उद्देश्य था गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए गोष्ठी करना, कवि सम्मेलन करना, लोगों को इसके प्रति जोड़ना, लोग किसी भी प्रकार से गंदगी को या किसी भी प्रकार का अपशिष्ट गंगा जी में न उड़ेले, गांव का कोई ड्रेनेज या कोई सिवर गंगा जी की तरफ न जाए। ये तमाम कार्यक्रम वहां होते गए। दूसरा, प्रदेश सरकार ने इसके उपरांत कुछ चीजें तय की। एक, गंगा के तटवर्ती गांवों में गंगा नर्सरी लगाना है। तटवर्ती क्षेत्रों में जितने भी किसान थे उनके साथ बैठक करके हम लोगों ने एक विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम कानपुर में ही आयोजित किया था, जिसमें गौ आधारित खेती के लिए उन्हें वहां पे प्रेरित किया गया, प्रशिक्षण दिया गया। और गौ आधारित खेती, किस प्राकृतिक खेती के साथ उन्हें जोड़ते हुए विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें गुजरात के जो माननीय राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी को, उन्होंने इस पे अच्छा काम किया था तो उन्हें आमंत्रित किया गया था। उन्होंने इस प्रशिक्षण को वहां पर उपलब्ध करवाने में योगदान दिया था। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में जितने भी किसान थे उनके साथ गोष्ठी करने के बाद उनको इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि अगर वे अपने खेत के मेड़ में ऑर्गेनिक पद्धति से फलदार वृक्ष लगाते हैं तो हम फ्री में उन्हें वृक्ष उपलब्ध कराएंगे। अगर गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में एक निश्चित दूरी के अंदर किसान अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती करता है तो सरकार उसको सब्सिडी देगी। दूसरा, वहां पर अगर वह ऑर्गेनिक पद्धति से फलदार वृक्ष लगाता है और मार्केट में फल भी ऑर्गेनिक पद्धति से ही उत्पादन करवाता है तो सरकार उसको 3 वर्ष तक निरंतर अपनी ओर से कुछ धनराशि उपलब्ध करवाएगी। और प्रदेश के अंदर कई किसानों ने गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाना प्रारंभ किया है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में पीपल है, पाकड़, बरगद और अन्य इस प्रकार के वृक्षों को व्यापक पैमाने पर लगाने की कार्रवाई को भी सरकार ने अपने हाथों में लिया। और जहां भी सरकारी लैंड थी वहां पर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया। जल संरक्षण के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए गए और प्रदेश के अंदर
हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी आज जिस एक नए लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरा अनुमान है उत्तर प्रदेश जब हम लोग आए थे उस समय तक उत्तर प्रदेश में केवल 250 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन होता था। आज हम लोग लगभग 2000 मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन कर रहे हैं और मार्च तक हम इसमें लगभग 1000 मेगावाट की और भी अभिवृद्धि करने जा रहे हैं। यानी यह निरंतर एक नया प्रयास राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। इसी प्रकार से एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए भी 2017 के पहले प्रदेश के अंदर एक भी सिटी ऐसी नहीं थी जिसमें एलईडी स्ट्रीट लाइट हो। आज हमारे पास 16 लाख से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट है और हर सिटी में आप जाएंगे तो आपको एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई देगी, केवल एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई देगी। इसने कार्बन उत्सर्जन को तो कम किया ही है, लेकिन साथ साथ हमारी बिजली की खपत को भी कम किया है। और ये ईएसएल के साथ हमारा एग्रीमेंट है जिसमें हम लोगों को कोई पैसा नहीं देना होता। हमारी स्ट्रीट लाइट को उन्होंने बदल करके एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई और जो बिजली की बचत होती है उसी में से वे अपना बिल काटते हैं। 5 वर्ष का उनका एग्रीमेंट है, उसके साथ वो अपना बिजली का बिल उसी में समाहित कर लेते हैं। यानी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट के माध्यम से 16.5 लाख जो स्ट्रीट लाइट लगी थी, इनसे कितना कार्बन उत्सर्जन होता था उसको तो बचाया ही बचाया है, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश की बिजली की खपत को भी बचाया है और उससे होने वाले प्रदूषण को न केवल उससे हमने संरक्षित किया, बल्कि आज हमारे शहर कहीं से भी देखने लायक बनते हैं। कहीं से आप देखेंगे तो सिटी की अपनी एक रात्रि का दृश्य कुछ और ही होता है। 4 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब भी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने वितरित करवाए। हर घर में बिजली की खपत कम हो, लोग एलईडी बल्ब की तरफ जाएं, सस्ते में उन्हें बल्ब मिले। ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर किए गए। और साथ साथ उज्ज्वला योजना में भी आपने देखा होगा, पहले लोग ईंधन पर निर्भर रहते थे, लकड़ी जंगल भी काटते थे, बहुत सारे जगह जंगल की कटान होती थी। आज आप देखते होंगे 2 परिवर्तन आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। 2017 के पहले आप उत्तर प्रदेश के किसी गांव में गए होंगे तो गांव का सड़क पैदल चलने लायक नहीं होता था, जगह जगह गंदगी होती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी गांव में आप चले जाइए, आपको एकदम साफ सुथरा वातावरण देखने को मिलेगा। 2 करोड़ 61 लाख जो शौचालय बने हैं, उन्होंने इस स्वच्छता में योगदान दिया है और इसके कारण तमाम प्रकार की बीमारियां प्रदेश के अंदर समाप्त हुई है। प्रदेश के 38 जनपद ऐसे थे जहां पर दिमागी बुखार यानी इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के कारण मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रित किया जा चुका है उत्तर प्रदेश में मात्र 3-4 वर्षों के अंदर। यह उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 3-4 वर्षों के अंदर उठाए गए वे कदम है। और उज्ज्वला योजना में जो जंगलों को काटा जाता था, लकड़ी की चोरी होती थी, वन माफिया हावी होते थे, आज काफी हद तक उसको नियंत्रित किया जा चुका है। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से उपलब्ध कराए गए और तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। अभी एक नया कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में लॉन्च किया है, गोवर्धन योजना, जिसमें हमारे पास गाय हैं। प्रदेश के अंदर हमारे पास वर्तमान में 6 लाख से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल हैं, 6 लाख से अधिक गोवंश है, जो हम प्रदेश के निराश्रित गौ आश्रय स्थलों पर रहकर के जिनकी सेवा कर रहे हैं। और काशी में एक मॉडल बना है जहां पर निराश्रित गौ आश्रय और गांव के लोगों के साथ एमओयू करके गाय के गोबर का नाम एक गोबर गैस प्लांट में उपलब्ध करवाने के लिए उनको उपलब्ध करवाना, यानी गोबर का दाम भी लोगों को मिलेगा और बदले में
उससे जो गैस बनेगी उसको सीएनजी के रूप में रिफिल करके और फिर उसको हम लोग वाहनों के संचालन की कार्रवाई उसके माध्यम से हो सकती है। बहुत अच्छा मॉडल खड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। गोवंश की सुरक्षा के साथ साथ भारतीय आस्था को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच का काम करेगा और ये एक मॉडल वाराणसी में खड़ा हो गया है। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और मुझे लगता है इस प्रकार के मॉडल हर एक जगह खड़े हो सकते हैं। लकड़ी के खर्चे कितने कम हो सकते हैं, कितना हम इसके माध्यम से बचत कर सकते हैं। मैंने स्वयं अपने आश्रम में देखा, आज से 4 साल 5 साल पहले उस आश्रम में जब भोजन बनता था तो प्रतिदिन 2500-3000 लोगों का भोजन बनता था। भोजन के लिए सरकार लकड़ी देती थी, 1500 कुंटल साल में लकड़ी देती थी और कभी कभी ये दर्द होता था कि जो लकड़ी काटी जा रही है इस जंगल से, कभी कभी लोग जंगल काट करके देते थे। इस समय मंदिर में गौशाला है और गौशाला में गोबर गैस प्लांट लगा है। गोबर गैस प्लांट से ही जो गैस बनती है उसी से पूरा रसोई के जितना भी 2500-3000 लोगों का भोजन उसी से बनता है। और अब वह तो लाइट यानी इतनी सरप्लस वहां पर गैस है, इतनी सरप्लस गैस है कि वहां पर वह लाइट का भी देने का काम कर रहा है। यह मॉडल हर एक जगह खड़े किए जा सकते हैं और इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है, वन आच्छादन को भी बढ़ाया जा सकता है। अनेक इस प्रकार के कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ चैलेंजेस भी अभी हैं जिस पे कार्य किया जाना है, कार्य किया गया है, लेकिन अभी भी लोगों में अवेयरनेस की आवश्यकता है। जैसे बायोफ्यूल में हम लोगों ने कदम बढ़ाने प्रारंभ किए, कई इकाइयां हमारी प्रारंभ हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब यह सीजन है जब आएगा धान की पराली में किसानों के द्वारा आग लगाने की घटना है। अवेयरनेस के कार्यक्रम चल रहे हैं, उस प्रकार के उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में और भी बेहतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है और मुझे लगता है इस पूरे प्रयास में केवल एनजीटी नहीं और केवल राज्य सरकार के एक विभाग वन पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन विभाग की ही जिम्मेदारी नहीं है। मुझे लगता है कि एनजीटी समय समय पर अपनी गाइडलाइन और अपने डायरेक्शन जारी करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस दिशा में प्रयास करता है, लेकिन केवल यह एक मंत्रालय या एक विभाग का कार्य नहीं है। अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं और भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं, और उस अच्छे परिणाम के लिए हम सबको तैयार होना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन इस दिशा में देश के लिए तो एक मॉडल है ही, दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकता है। और खासतौर पर जैसे देश ने 10 करोड़ परिवारों को शौचालय दिया, आजादी के बाद कभी उनके पास शौचालय नहीं था, हर एक घर तक मिल चुका है। यानी 10 करोड़ का मतलब लगभग 50 करोड़ लोग उससे आच्छादित हुए। लगभग आधी से 40 से 45% आबादी देश के अंदर ऐसी थी जिनके पास अपना शौचालय नहीं था। ये उनके स्वास्थ्य पर तो प्रतिकूल असर डालता ही था, गांव और कस्बों की तस्वीर को बदरंग भी करता था, और साथ साथ नारी गरिमा के प्रतिकूल भी था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी की करनी प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर भी 8 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री में उपलब्ध हुए हैं। वन आच्छादन में वृद्धि होगी। लकड़ी कटने से जो कार्बन उत्सर्जन होता था या फिर जो आग जलाने से जो लकड़ी से प्रदूषण पैदा होता था, उसमें काफी कमी आई है। लोगों के स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल असर पड़ता था उसमें काफी बचत होगी।
ये तो अभियान चल ही रहा है। जल जीवन मिशन भी इस दिशा में एक बड़ा अभियान है। हर घर नल की योजना एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश ने अपने जो सबसे क्रिटिकल क्षेत्र थे हमारे बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र, इन 9 जनपदों में जल जीवन मिशन को लागू कर दिया है और लगभग हम लोग दिसंबर तक हमारा प्रयास है हर घर नल की स्कीम को वहां पर हम लोग हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा देंगे। बड़े बड़े जलाशय के माध्यम से इस कार्यक्रम को हम वहां पे लागू कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास है कि दिसंबर तक 50,000 गांवों तक हम इस स्कीम को लागू करने की कार्य योजना को फिर से वहां कार्य प्रारंभ भी कर देंगे। एक बड़ा अभियान होगा जल जीवन मिशन का। और यह जल जीवन मिशन जल संरक्षण के साथ साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है, जहां भी हमारा जल जीवन मिशन का कार्यक्रम चल रहा है वहां पे हम लोगों ने व्यवस्था की है, एक एक बूंद पानी की बचानी है। लोगों को पर्याप्त जल मिले लेकिन जल की एक बूंद भी खराब न होने पाए, वेस्ट न होने पाए, इस पर भी उस पर ध्यान देने का प्रयास हो रहा है। मुझे विश्वास है कि क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वे सभी इन विषयों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इन सबका कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज पर असर पड़ता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर एक प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उसके साथ जुड़ा हुआ है। इन सब विषयों पर हम लोगों को व्यापक विचार विमर्श करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में जो कदम उठाए गए हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है और आज यहाँ पर जिन बातों को लेकर के हम लोगों ने किया है, खासतौर पर यहाँ पर जो एक राष्ट्रीय कैट्स अवार्ड दुधवा टाइगर रिजर्व के को प्राप्त हुआ है। अब देखेंगे वहां पे उत्तर प्रदेश ने काफी कम किया है। पहले यहां पे मानव और वन्य जीवों में संघर्ष की अनेक घटनाएं होती थी, अनेक घटनाएं होती। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे लगभग 35 लोग अकेले पीलीभीत और लखीमपुर जिले में वन्य जीवों के शिकार हुए थे और इधर आप देख रहे होंगे मुश्किल से 3-4 घटनाएं वह मुश्किल होती हैं। हमारे यहां बल्कि बाघ पहले से ज्यादा बढ़े हैं, उनकी तस्करी ना के बराबर है, कठोर कार्रवाई होती है इस मामले को लेकर के। लेकिन साथ साथ वन्य और मानव के यानी वन्य जीवों और मानवों के संघर्ष को रोकने के लिए वहां पर हर प्रकार अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाने के साथ साथ जंगल के बीच में बसे हुए गांवों के पुनर्वास की व्यवस्था, उनको हर प्रकार का संरक्षण देकर के वन्य जीवों से टकराव न हो इसके बारे में अवगत कराना और हर प्रकार से उनको संरक्षण देने की कार्रवाई, इस दिशा में बेहतरीन प्रयास प्रदेश के अंदर हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर यहां पर हम लोगों ने 3 जो यहां पर इको पर्यटन सर्किट को लॉन्च किया है। आगरा चंबल, आप चंबल में देखेंगे घड़ियाल का कितना अच्छा वो है और चंबल का पानी आज भी आप देखेंगे कितना मीठा है, बहुत मीठा जल है चंबल नदी का। चंबल और आगरा चंबल का यह सर्किट। दूसरा है वाराणसी चंद्रकांता, यह अद्भुत क्षेत्र है हमारा। अब हमारे प्रदेश के अंदर सोनभद्र जिले में जाइए, प्रकृति के आनंद में डूबता हुआ व्यक्ति अपने आप को पाएगा, एक आध्यात्मिक वातावरण वहां से प्राप्त होगा और वह अपने को अलौकिक आनंद की अनुभूति वहां पर देखने को प्राप्त होगी। और तीसरा है गोरखपुर सोहगी बरवा। ये सोहगी बरवा उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से जुड़े हुए उस क्षेत्र में है, अद्भुत क्षेत्र है। भारत और नेपाल की तराई के क्षेत्र में सोहगी बरवा अपने आप में पर्यटन के इको टूरिज्म के एक बहुत बड़े स्पॉट के रूप में विकसित हो सकता है। इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा सकता है और मैं धन्यवाद दूंगा कि पर्यटन विभाग ने यहाँ पर वन विभाग ने इस दिशा में इस प्रयास को आगे बढ़ाया है। हमें इस बात को याद रखना होगा कि मनुष्य एकांगी नहीं है, मनुष्य अकेले नहीं है। जैसे हमारा
स्वयं का एक जीवन होता है, परिवार होता है, वैसे ही इस सृष्टि का भी एक चक्र होता है और सृष्टि चक्र का एक पार्ट मनुष्य है। इसमें वन भी है, इसमें पर्यावरण भी है, जीव जंतु भी हैं, सभी उसके हिस्से हैं और तब वह जीवन चक्र बनता है। यही जीवन चक्र सृष्टि का चक्र है और पर्यावरण के संरक्षण के माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ ये 2 दिवसीय संगोष्ठी के अवसर पर मैं आप सबके प्रति, आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, यहाँ से उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सभी महानुभाव भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, एनजीटी के चेयरमैन, उनके मेंबर, भारत सरकार के माननीय मंत्री और अन्य तमाम गणमान्य अतिथिगण इस अवसर पर आए हैं। मैं इन सब के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए इस बात के लिए आप सबको मैं दीपावली के पूर्व हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं, दीपावली की भी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं आप सबकी प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य